अभिवादन। आज हम एक ऐसी उलझन पर बात कर रहे हैं जो आजकल लगभग हर घर में है। मेरा मतलब है बच्चे और मोबाइल फोन। ये रिश्ता थोड़ा पेचीदा हो गया है और ये सिर्फ टाइम पास का मामला नहीं है ना? ये उनके बड़े होने, उनकी आदतों, यहाँ तक कि हमारे अपने पारिवारिक रिश्तों से भी जुड़ गया है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें काफ़ी कुछ है। कुछ लेख हैं, रिसर्च के हिस्से हैं और हाँ, पेरेंट्स के अपने अनुभव भी। तो कोशिश ये रहेगी कि इनसे जो सुझाव या जो रणनीतियां निकली हैं उन्हें समझे, शायद इस चुनौती से निपटने में कुछ मदद मिले। तो आज हम इन स्रोतों की गहराई में उतरेंगे, सबसे काम की बातें निकालने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन टाइम का ये जो चक्रव्यूह है, शायद इससे निकलने का कोई रास्ता दिखे। तो चलिए शुरू करते हैं। कमाल की बात है ना कि एक छोटी सी डिवाइस जो जेब में आ जाती है, उसने पेरेंटिंग के कितने सारे नियम बदल दिए हैं। बिल्कुल। और ये चुनौती अब वो नहीं रही कि बस थोड़ी देर बिजी रखना है। मामला, जैसा आपने कहा, काफी गहरा हो गया है। जो जानकारी हमारे पास है वो साफ बताती है कि इसका असर बच्चों की एकाग्रता पर पड़ रहा है, उनकी पढ़ाई की क्षमता, उनके सोशल स्किल्स, यहाँ तक कि नींद पर भी असर है। हाँ, मूड पर भी। हाँ, मूड स्विंग्स भी। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर असर डाल रही है। हाँ, और कुछ रिपोर्ट्स में तो मैंने पढ़ा कि बहुत ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल से बच्चों में सब्र कम हो रहा है। उन्हें हर चीज फटाफट चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं। क्या ये वाकई सच है या बस एक डर? देखिए, डर नहीं है ये। यहाँ समझने वाली बात है बच्चों के दिमाग का विकास। उनका दिमाग हमारी तरह नहीं है, वो अभी बन रहा है। खासतौर पर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फैसले लेने, प्लानिंग करने, खुद को रोकने, इन सब के लिए जिम्मेदार है। अच्छा। वो अभी विकसित हो रहा है। अब स्क्रीन से जो लगातार तेज रफ्तार वाली उत्तेजना मिलती है, जैसे गेम्स में पॉइंट्स मिलना या सोशल मीडिया पे लाइक्स, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स का लूप, हाँ, और वो नोटिफिकेशंस की आवाज, टिक टिक, ये सब मिलकर दिमाग को एक खास तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। किस तरह से? नतीजा ये होता है कि असली दुनिया जो थोड़ी धीमी है, जहां मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, वो उन्हें बोरिंग या मुश्किल लगने लगती है। ओह, ध्यान जल्दी भटकना, किसी एक चीज पर टिक ना पाना, ये इसी के लक्षण हो सकते हैं। ये तो वाकई चिंता की बात है। तो अगर समस्या इतनी गहरी है तो शुरुआत कहाँ से करें? समाधान क्या है? लगभग हर स्रोत में जो पहली बात आती है वो है टाइम लिमिट तय करना। कहीं लिखा है पढ़ाई के बाद आधा घंटा, कहीं वीकेंड पर थोड़ा ज्यादा। पर क्या ये सच में काम करता है? मैंने तो सुना है बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। कभी छुपाकर इस्तेमाल कर लिया या कोई बहाना बना दिया। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और ये सीमाएं तय करना सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। पर यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि इन लिमिट्स का मकसद सिर्फ फोन छीनना नहीं है। जैसा कुछ दस्तावेज बताते हैं, ये बच्चों को एक तरह से सेल्फ कंट्रोल सिखाने का पहला प्रैक्टिकल लेसन है। टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, सेल्फ कंट्रोल। हाँ, उन्हें ये समझना होता है कि हर चीज का एक सही वक्त और सही जगह होती है। लेकिन ये सफल होगा या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि नियम कितने साफ हैं, कितने लगातार लागू होते हैं और कितने प्रैक्टिकल हैं। और सबसे जरूरी बात, क्या वो नियम सिर्फ बच्चों पे थोपे गए या घर के सभी सदस्य उन्हें किसी न किसी रूप में मानते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर नियम आज कुछ है, कल कुछ और, या सिर्फ बच्चों के लिए है, तो बच्चे उन्हें सीरियसली नहीं लेंगे, विरोध करेंगे। मतलब नियम बनाने से ज्यादा जरूरी है उन्हें लागू करने का तरीका और सबकी भागीदारी। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और बात जो लगभग हर जगह जोर देकर कही गई है, वो है खुद एक मिसाल बनना, रोल मॉडलिंग। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं बच्चे सुनते कम हैं, देखते ज्यादा हैं। अगर हम खुद ही डाइनिंग टेबल पर या बात करते हुए या रात को सोने से ठीक पहले तक फोन में लगे हैं, तो फिर बच्चों को कैसे रोक सकते हैं? ये थोड़ा डबल स्टैंडर्ड जैसा नहीं लगता? ये सिर्फ डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, शायद ये हमारी कोशिशों की सबसे कमजोर कड़ी है। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। ये सिर्फ बच्चों के लिए नियम बनाने की बात नहीं है, ये घर के माहौल को, घर की संस्कृति को बदलने की बात है। घर की संस्कृति? हाँ, सोचिए, अगर घर में नियम हो, डिनर टाइम मतलब नो स्क्रीन टाइम, और ये सबके लिए हो, मम्मी, पापा, दादा दादी, बच्चे, तो बच्चे को ये एक बाहरी नियम नहीं लगेगा। उसे लगेगा कि ये हमारे परिवार का तरीका है। एक साझा सिद्धांत। बिल्कुल।
कुछ स्टडीज में भी ये सामने आया है कि जिन परिवारों में पेरेंट्स खुद अपने स्क्रीन यूज को लेकर सचेत थे, वहां बच्चों में स्क्रीन एडिक्शन की संभावना काफी कम पाई गई। ये बिना बोले एक मैसेज देता है कि असली बातचीत, असली जुड़ाव ज्यादा जरूरी है। ये बात सोचने वाली है, घर का माहौल बदलना। ये सिर्फ फोन दूर रखने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ठीक है, मान लीजिए नियम बना दिए, खुद भी कोशिश कर रहे हैं, पर बच्चे के पास खाली समय तो फिर भी होता है। हाँ। और खाली दिमाग शैतान का घर जैसा कहते हैं। तो उस खाली वक्त का क्या करें, उसे कैसे भरें? स्रोत सुझाते हैं वैकल्पिक गतिविधियां जैसे खेलकूद, आर्ट, म्यूजिक, किताबें, पजल्स। लेकिन क्या ये सिर्फ ध्यान भटकाने के तरीके हैं या इनका कोई गहरा मतलब भी है? नहीं, ये सिर्फ ध्यान भटकाना नहीं है, ये असल में कुछ बेहतर बनाना है। अच्छा। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये गतिविधियां वो ईंटें हैं जिनसे बच्चों का एक स्वस्थ विकास होता है। खेलकूद से फिजिकल डेवलपमेंट होता है, टीम वर्क सीखते हैं बच्चे, आर्ट और म्यूजिक से क्रिएटिविटी बढ़ती है, इमोशनल एक्सप्रेशन सीखते हैं, किताबें पढ़ने से कल्पना शक्ति बढ़ती है, भाषा सुधरती है, पजल से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होती हैं। हाँ, ये सब तो जरूरी है। एक दिलचस्प स्टडी का जिक्र था, उसमें पाया गया कि जिन बच्चों ने स्क्रीन टाइम कम करके हफ्ते में कुछ घंटे किसी क्रिएटिव हॉबी में लगाए, जैसे मान लीजिए पॉटरी या पेंटिंग, उनकी एकाग्रता और धैर्य दोनों में सुधार देखा गया। अरे वाह! मोबाइल शायद तुरंत और आसान मजा देता है, लेकिन ये एक्टिविटीज ये जीवन भर काम आने वाली स्किल्स और शौक पैदा करती हैं। तो ये खाली समय को भरना नहीं है, ये उसे समृद्ध करना है। सही कहा। ये सिर्फ फोन का विकल्प नहीं, ये अपने आप में जरूरी है। अच्छा, अब एक और स्ट्रैटेजी जिस पर काफी जोर दिया गया है वो है बच्चों से खुलकर बात करना। सिर्फ नहीं कहने की बजाय उन्हें समझाना कि फोन का ज्यादा इस्तेमाल क्यों ठीक नहीं है, जैसे आंखों पर असर, दिमाग पर असर, नींद पर असर। पर क्या बच्चे ये सब समझते हैं, खासकर छोटे बच्चे, या ये बस एक लेक्चर बन के रहलाता है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है और इसका जवाब है कि बातचीत का तरीका उम्र के हिसाब से बदलना होगा। एक छोटे बच्चे को शायद आप आंखों या दिमाग पर असर के साइंटिफिक कारण ना समझा पाएं, लेकिन आसान भाषा में बता सकती हैं। जैसे बेटा, जैसे ज़्यादा टीवी देखने से आंखें थक जाती हैं ना, वैसे ही फ़ोन से भी होता है। हाँ, ये सरल है। या जैसे खेलने के बाद आराम चाहिए होता है, वैसे ही दिमाग को भी फ़ोन से ब्रेक चाहिए। बड़े बच्चों और टीनेजर्स के साथ आप ज्यादा गहराई में जा सकती हैं, जैसे स्क्रीन की ब्लू लाइट नींद के हार्मोन मेलेटोनिन को कैसे डिस्टर्ब करती है। अच्छा। या सोशल मीडिया पर जो लगातार तुलना होती रहती है, उसका मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, एकाग्रता कैसे कम होती है। यहाँ मकसद डांटना या डराना नहीं है, मकसद है उनमें समझ पैदा करना। सही। जैसा कि एक स्रोत ने कहा, हमें उन्हें नियमों का पालन करने वाला रोबोट नहीं बनाना है, हमें उन्हें समझदार इंसान बनाना है जो सोच समझ कर फैसला ले सकें। जब वो क्यों समझेंगे तो क्या नहीं करना है का पालन करने की संभावना ज्यादा होगी, वो खुद जिम्मेदारी लेना सीखेंगे। हाँ, ये क्यों समझाना, ये शायद ज्यादा टिकाऊ समाधान है। अच्छा, एक और बात जो बार बार सामने आई है वो है परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना, मतलब क्वालिटी टाइम। साथ में खेलना, बाहर जाना, रात को कहानियां पढ़ना या बस बातें करना। कुछ विश्लेषणों में तो इसे सबसे कारगर तरीका बताया गया है। क्या इसलिए कि ये सीधे उस जरूरत को पूरा करता है जो बच्चे शायद फोन में ढूंढ रहे होते हैं, मतलब कनेक्शन और अटेंशन। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कई बार बच्चे बोरियत की वजह से या अकेलेपन की वजह से, या जब उन्हें लगता है कि उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तब वो स्क्रीन की तरफ भागते हैं। फोन उन्हें तुरंत फीडबैक देता है, कभी ना खत्म होने वाला एंटरटेनमेंट देता है। लेकिन जब परिवार साथ में क्वालिटी टाइम बिताता है, मेरा मतलब है ऐसा समय जहां ध्यान फोन पर नहीं एक दूसरे पर हो। हाँ, एक्टिव एंगेजमेंट। बिल्कुल। तो बच्चों को वो कनेक्शन, वो मजा असली जिंदगी में मिलता है। चाहे वो कोई बोर्ड गेम खेलना हो, या पार्क में जाना हो, या साथ में खाना बनाना हो, या बस बैठ के दिन भर की बातें करना। हाँ, ये एक्टिविटीज अच्छी यादें बनाती हैं और ये मैसेज देती हैं कि असली दुनिया वर्चुअल दुनिया से ज्यादा मजेदार और संतोषजनक हो सकती है। ये रिश्ते को सींचने जैसा है, और जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो बाहरी चीजों का आकर्षण अपने आप कम हो जाता है। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली विचार है कि रिश्ते मजबूत करना भी स्क्रीन टाइम कम करने का एक तरीका हो सकता है। अब एक चेतावनी जो लगभग सभी स्रोतों में दी गई है, मोबाइल को इनाम
या बहलाने फुसलाने का जरिया ना बनाएं। ये बहुत आम है। बच्चा रो रहा है, लो बेटा फ़ोन देख लो। खाना नहीं खा रहा है, चलो फ़ोन चला लो। होमवर्क कर लिया, शाबाश, अब थोड़ी देर फ़ोन ले लो। स्रोत कहते हैं कि ये तो आग में घी डालने जैसा है। हाँ, ये बिल्कुल क्लासिक कंडीशनिंग वाली बात है। पावलोव के कुत्तों वाला एक्सपेरिमेंट याद है? हाँ हाँ, घंटी बजी और बिल्कुल। बच्चा अनजाने में सीख जाता है कि रोने से या जिद करने से फोन मिलता है या अच्छा व्यवहार करने पर फोन इनाम है। इससे होता क्या है? फोन की वैल्यू, उसकी अहमियत बच्चे की नजर में और बढ़ जाती है। वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं रहता, वो एक ट्रॉफी बन जाता है या मुश्किल समय में काम आने वाला इमरजेंसी बटन। ये तरीका शायद उस पल काम कर जाए, बच्चा चुप हो जाए, खाना खा ले, लेकिन लंबे समय में ये फोन पर उसकी निर्भरता को और मजबूत करता है। हम अनजाने में फोन को और ज्यादा पावरफुल बना रहे होते हैं। ये तो सचमुच एक जाल जैसा है जिसमें फंसना बहुत आसान लगता है। तो हमने कई रणनीतियों पर बात की, समय सीमा, रोल मॉडलिंग, विकल्प देना, बातचीत करना, परिवार के साथ समय बिताना और इनाम के तौर पर इस्तेमाल से बचना। इन सब का निचोड़ क्या है? एक स्रोत के आखिर में बड़ी अच्छी तरह से बताया गया है कि बच्चों को मोबाइल के इस क्या कहते हैं चंगुल से बचाने या दूर रखने के लिए 3 चीजों का संतुलन चाहिए: अनुशासन, प्यार और सकारात्मक विकल्प। सुनने में तो ये बहुत सीधा और सरल लगता है। और यही संतुलन शायद सबसे मुश्किल भी है और सबसे जरूरी भी। देखिए, सिर्फ अनुशासन, अगर सिर्फ सख्ती होगी तो बच्चा बागी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। सिर्फ प्यार और ढील देंगे तो कोई सीमा ही नहीं रहेगी। और सिर्फ विकल्प दे देना बिना किसी नियम या दिशा के, वो भी भटकाव पैदा कर सकता है। स्रोत यही इशारा करते हैं कि ये तीनों चीजें मिलकर काम करती हैं। कैसे? अनुशासन से नियम और उम्मीदें तय होती हैं। इससे बच्चों को सुरक्षा का एहसास होता है। प्यार उस अनुशासन को सजा जैसा नहीं बल्कि देखभाल जैसा बनाता है। बच्चा सहयोग करना सीखता है। ठीक है। और सकारात्मक विकल्प वो उन नियमों के दायरे में उन्हें स्वस्थ, क्रिएटिव और मजेदार तरीकों से बिजी रखते हैं। उन्हें फलने फूलने का मौका देते हैं। ये एक तिपाई की तरह है, एक भी पैर हटा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। बहुत खूब कहा आपने। अनुशासन, प्यार और सकारात्मक विकल्प का संतुलन। तो आज की चर्चा में हमने बच्चों के मोबाइल उपयोग को संभालने के लिए मिले दस्तावेजों से कुछ मुख्य रणनीतियां समझी, जैसे साफ और लगातार लागू होने वाली समय सीमाएं तय करना, हाँ, खुद बेहतर रोल मॉडल बनना, बहुत जरूरी, स्क्रीन के अलावा दूसरी आकर्षक और रचनात्मक एक्टिविटीज के मौके बनाना, बिल्कुल, मोबाइल के असर के बारे में उम्र के हिसाब से खुलकर और तर्क के साथ बातचीत करना, जी है, क्यों समझाना, परिवार के साथ जुड़ाव वाला मतलब क्वालिटी टाइम बढ़ाना, ताकि वो कनेक्शन मिले। और हाँ, किसी भी हालत में मोबाइल को इनाम या बहलाने फुसलाने के हथियार की तरह इस्तेमाल न करना। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते सबके सोचने के लिए, क्या ये सारी रणनीतियां सिर्फ स्क्रीन टाइम कम करने का एक नुस्खा है, या फिर अगर हम इन्हें सही भावना से अपनाएं तो ये असल में हमारे बच्चों के साथ एक ज्यादा गहरा, ज्यादा समझ वाला रिश्ता बनाने का एक मौका है। एक मौका। हाँ, ये उनकी अंदरूनी जिज्ञासा को कैसे जगा सकती हैं, उन्हें स्क्रीन की चमक से परे बाहर की असली, विशाल और अद्भुत दुनिया को अनुभव करने के लिए कैसे प्रेरित कर सकती हैं। शायद मुद्दा सिर्फ एक आदत को रोकना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से कुछ बेहतर बनाना है। बेहतर आदतें, बेहतर रिश्ते और एक ज्यादा संतुलित, ज्यादा खुशहाल बचपन। उम्मीद है ये बातचीत हमारे सुनने वालों के लिए जानकारी भरी रही होगी और शायद इस आम चुनौती से निपटने के लिए उन्हें कुछ नई दिशाएं, कुछ नए विचार जरूर मिले होंगे।